हाँ जी, नमस्कार सभी को। चलिए, कल के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे क्योंकि घर में ही रूम में हम क्लास लेते हैं, सबसे आगे वाले रूम में, और वहीं पे कुछ मेहमान आ जाने के कारण कल हम अपनी कृष्णा नदी पूरी समाप्त नहीं कर पाए थे। चलिए, कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हमने कल बात की थी गोदावरी नदी की। कौन सी? गोदावरी नदी की बात की थी हमने। गोदावरी नदी में हमने बात की थी कुंभ की, नासिक, याद आ रहा होगा आप लोगों को। सर्वप्रथम कल हमने बात की थी गोदावरी नदी की। गोदावरी की उत्पत्ति हमने बात की थी, कहाँ से होती है? महाराष्ट्र के नासिक और नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ियों से हमारी गोदावरी नदी की उत्पत्ति होती है। कल हमने गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा लिख दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक था हमारा, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। दक्षिण की गंगा हम गोदावरी को कहते हैं और दक्षिण भारत की गंगा हमारी कावेरी नदी कहलाती है। कुछ मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि हम भी स्टडी कर ही रहे हैं आप लोग के साथ में। ठीक है, कल हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हम पहुँच गए थे नागार्जुन सागर बांध हमारी कृष्णा नदी पे स्थित है, हमने बात किया था। और कृष्णा नदी में एक दो चीज़ें और बातें कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी तथा भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी होगी? कृष्णा नदी। और प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी व भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी होगी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी होगी हमारी गोदावरी नदी, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी होगी हमारी गोदावरी, और भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी हमारी कृष्णा होगी, और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हमारी कृष्णा होगी। चलिए, समझ में आया ना? भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है, वह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हमारी कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी में हमने बात की थी क्या कि तुंगभद्रा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी हमारी कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक है। वह नागार्जुन सागर बांध इसमें स्थित है। आगे एक दो बातें रह गई थी, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अपनी एक साइड पेन्नार नदी है, पेन्नार की बात कर लेंगे, उसके बाद आ जाएंगे हम कावेरी में। तो चलिए, कल हमने बात कर ली थी कि कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। चलिए, लिख देते हैं हम। आज हम बात करेंगे कृष्णा नदी की। थोड़ी सी एक दो बातें रह गई थी, उनको कंप्लीट करते हैं। चलिए, आप बताइएगा हरिद्वार किन किन स्थानों पे लगता है? कल हमने इसकी बात कर ली थी। चलिए, आज फिर से बात करते हैं, हरिद्वार किन किन स्थानों पे लगता है, आप हमें बताइएगा। कहाँ कहाँ पे? पहला था हमारा क्या? हरिद्वार। कौन सा? हरिद्वार। उसके बाद था हमारा क्या? प्रयागराज। हरिद्वार के बाद हमारा प्रयागराज। प्रयागराज के बाद था हमारा नासिक। कौन सा? नासिक। नासिक में कौन सी नदी थी हमारी? गोदावरी। नासिक में कौन सी थी? गोदावरी। या नासिक किसके किनारे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो हमारी हो जाएगी गोदावरी। उसके बाद था हमारा उज्जैन। कौन सी नदी? उज्जैन। सॉरी, नदी नहीं, उज्जैन। उज्जैन में हमारा महाकुंभ लगता है। और उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी। नासिक को हम लोग जानते हैं ग्रेप्स सिटी। कौन सी? ग्रेप्स सिटी के नाम से हम जानते हैं किसको? नासिक को। नासिक को हम लोग ग्रेप्स सिटी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए, अगली बात करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी कृष्णा नदी पे। और गोदावरी में हमने एक दो बातें की थी। बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा भी गोदावरी नदी को ही कहते हैं। ये सब बातें हमने कर ली थी। गोदावरी का हमने फिगर भी बना दिया था, आपको फिगर बना के भी दिखाया था। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। और गोदावरी एक हमने बात की थी, और राजमुंद्री नामक स्थान से दो भागों में बट जाती है। ये सब बातें हमने कल कर ली थी। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। कौन से दो भागों में? पहला भाग इसका क्या कहलाता है? गौतमी गोदावरी। दूसरा भाग इसका क्या कहलाता है? वशिष्ठ गोदावरी। पहला भाग गौतमी गोदावरी, दूसरा भाग वशिष्ठ गोदावरी। चलिए, याद रखिएगा। कल हमने बात की थी, एक हमें बताइएगा, हम पढ़ चुके हैं, एक माता टीला बांध और एक राजघाट बांध कौन सी नदी पे स्थित है? कौन सा? माता टीला व राजघाट बांध कौन सी नदी पे स्थित है? आप हमें बताइएगा कौन सी नदी होगी? सबको आता ही होगा, हमारी बेतवा नदी। उसके बाद हमने बात की थी कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की उत्पत्ति हमने कहाँ से बात की थी? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। कहाँ से? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। उसके बाद हमने आपको बताया था महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलकर यह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, कहाँ पे? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए, आगे बात करते हैं। आज हम आ गए थे कृष्णा नदी। इस पर का मतलब समझ रहे हैं ना? कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन
सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध स्थित है। कौन सी नदी पर? हमारी कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर एक भारत की हुआंगो नदी, आप बताइए किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ गया दिमाग में, भारत की हुआंगो नदी। चलिए आज थोड़ा जल्दी जल्दी नदियां कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं जितना हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद कल से आप बता दीजिएगा, झीलें पढ़ेंगे या नदी घाटी परियोजना, ये आपके ऑप्शन में होगा, जो भी होगा बता दीजिएगा। यदि आप चाहेंगे तो हिस्ट्री में चले जाएंगे हम लोग, वहाँ पे जो आप कहेंगे पढ़ेंगे। सल्तनत काल जो भी आपको पढ़ना हो बताइएगा, दिल्ली सल्तनत जो भी सब पढ़ेंगे। उसमें हमारा क्या है, हमारे सारे नोट्स तैयार रखे हुए हैं, हमारा भी रिवीजन होता रहेगा, साथ में आप लोगों को तक चीज़ें पहुंचती रहेंगी, या आपका भी रिवीजन होता रहेगा साथ में। चलिए, यह कृष्णा नदी का जल विवाद है तीन राष्ट्रों के बीच में, तीन राज्यों के बीच में, सॉरी राष्ट्रों नहीं, राज्यों के बीच में तीन विवाद है। पहला है हमारा आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक और तीसरा महाराष्ट्र। चलिए ये भी लिख देते हैं आपको लोगों के लिए। कृष्णा नदी जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश, दूसरा है हमारा कर्नाटक और तीसरा है हमारा महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र के बीच है। चलिए, कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक हमने कल बात की थी, कौन सी? कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक हमारी कौन सी नदी थी? तुंगभद्रा नदी। उसके बाद हमने बात की थी एक भीमा और मूसी नदी हैदराबाद में मिलती है, बात की थी हमने। और उसके बाद हैदराबाद को हमने कुछ कहा था, हैदराबाद को क्या कहते हैं, वो भी क्वेश्चन कल हमने किया था। मोतियों का शहर हम किसे कहते हैं? हैदराबाद को। चलिए ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट हमने क्या बात की? एक कोयना बांध हमने कल आपको बताया था, कौन सी? कोयना नदी पर। चलिए नदियां इसको खत्म कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारा अगला पॉइंट था। अगला पॉइंट लिखते हैं इसमें आपको, यह कृष्णा नदी बाद में गोदावरी के साथ मिल जाती है। कृष्णा नदी गोदावरी के साथ मिलकर, गोदावरी के साथ मिलकर, गोदावरी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। भारत के दूसरे सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं इसके बाद हम लोग, उससे क्या होगा, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे हमने भारत का नियाग्रा हमने आपसे बात की थी, ये सब आगे बात करने वाले हम। चलिए ये कंप्लीट हो गई हमारी कृष्णा नदी, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे इसकी सहायक की बात कर लेते हैं, उसके बाद आ जाते हैं अपनी पेन्नार पे। पेन्नार के बाद आ जाएंगे हम लोग कावेरी पे। चलिए अब बात करते हैं किसकी? कृष्णा की सहायक नदियों के बारे में। कृष्णा की सहायक नदियां, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? कृष्णा की सहायक नदियां। इसकी सहायक नदियों में है पंचगंगा, दूध गंगा। चलिए हम सब आपको नाम लिख देते हैं यहीं पे। इसमें पहली इसकी सहायक है पंचगंगा, ये है हमारी दूध गंगा, पंचगंगा, दूध गंगा। उसके बाद है घाट प्रभा, इसे बोलते हैं घाट प्रभा। कौन सी प्रभा? घाट प्रभा। अगली हमारी माल प्रभा, कौन सी है? माल प्रभा। अगली है हमारी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा सबसे बड़ी सहायक है, ये सबसे बड़ी सहायक कृष्णा की कौन सी है? तुंगभद्रा। चलिए बना लीजिए। और एक दो बनती है हमारी भीमा, कोयना, मूसी। कौन सी? भीमा, कोयना और मूसी है। भीमा, कोयना, मूसी है। चलिए इतना जल्दी से बना लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।
ये हमारी कृष्णा की सहायक है। पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, ये हो गए हमारी सारी कंप्लीट। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। एक पेन्नार नदी, इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पेन्नार नदी, चलिए यहीं पे डाल देते हैं हेडिंग। कौन सी नदी? पेन्नार नदी। कौन सी नदी? पेन्नार नदी। इसका उद्गम कर्नाटक के कोलारू जिले से होता है। कहां से? कर्नाटक के कोलारू जिले से हमारी कौन सी नदी का उत्पन्न होता है? पेन्नार नदी के। और कोडारू जिले के नंदीदुर्ग से। कहां से? कोडारू जिले के नंदीदुर्ग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए लिखना पड़ेगा इसको भी। इसका उद्गम, राइटिंग बनाने का थोड़ा प्रयास करते हैं, टाइम बहुत लग जाएगा इसमें। इसका उद्गम कर्नाटक के कोलारू जिले के कर्नाटक के कोलारू जिले के नंदीदुर्ग पहाड़ी से होता है। अब ये तो सबको पता ही है ना कि हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात कर लेते हैं। इसके सहायक नदियां लिख देते हैं। इसकी सहायक, पेन्नार की सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी है एक जयमंगली। कौन सी है ये? एक है इसकी जयमंगली, चित्रावली, जयमंगली, चित्रावली, और अगली है इसकी पापासनी, पापासनी आदि। चलिए इतना नोट कर लीजिए। फिर अगली बात करते हैं हम लोग कावेरी नदी की। कौन सी नदी की? कावेरी नदी की, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है हमारी कावेरी नदी को। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है कर्नाटक के, कहाँ से? कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिर पहाड़ी से। हमारी कावेरी नदी की उत्पत्ति हमारी कहाँ से होती है? कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिर पहाड़ी से किसकी? कावेरी की उत्पत्ति होती है। चलिए लिख देते हैं। चलिए हो गया, इसको साफ करते हैं। फिर अगली नदी आएगी हमारी कौन सी? कावेरी। इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन यही बनेगा। इसी में हमारा कंफ्यूजन होता है, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा। कौन सा? दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा। कावेरी नदी, कौन सी नदी? कावेरी नदी। चलिए गोदावरी की उत्पत्ति कहां से होती है, आप हमें बताएंगे। गोदावरी की उत्पत्ति हमारी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ियों से होती है। उसके बाद हमने बात की कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की बात की। अब कृष्णा नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? हमारी महाबलेश्वर पहाड़ियों से। और कावेरी नदी की उत्पत्ति हमारी कहां से होती है? ब्रह्मगिर पहाड़ियों से। लिख देते हैं आपके लिए उत्पत्ति इसकी कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिर पहाड़ियों से होती है। कहां से? कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिर पहाड़ियों से। उसके पश्चात यह तमिलनाडु के, कहां से? तमिलनाडु के ककरोर में। कहां पे? तमिलनाडु के ककरोर में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह यही पे लिख देते हैं, यह तमिलनाडु के ककरोर में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं, इसे इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। चलिए ये पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। और इसमें प्रायद्वीपीय नदियों में यह सदाबहार नदी है। कौन सी सदाबहार नदी हमारी? कौन सी है? कावेरी है। सदाबहार क्यों है? इस पॉइंट की बात आगे करते हैं, पूरा पॉइंट लिखेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। सदाबहार क्यों है इसकी बात करते हैं। सदाबहार होने का इसका एक कारण ये है क्योंकि ये दक्षिणी मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है। इस कारण यह वर्ष भर सदाबहार रहने वाली नदी है हमारी। कौन सी? कावेरी नदी। वर्ष भर जल से भरी रहती है, या सदाबहार नदी है, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए आगे लिखते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में यह एकमात्र सदाबहार रहने वाली, ये वाली लिखा है, सदाबहार रहने वाली नदी है। यह वर्ष भर जल से भरी रहने वाली नदी है। चलिए क्यों वर्ष भर जल से भरी रहने वाली नदी है? अभी हमने आपको बताया क्योंकि यह दक्षिणी मानसून व उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है। चलिए लिख देते हैं इसको थोड़ा साफ करके। इसी का अगला पॉइंट लिख रहे हैं हम, यही इसी से जोड़ के, सदाबहार रहने वाली नदी क्यों है? क्योंकि यह दक्षिणी मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिणी मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से दोनों से वर्षा प्राप्त करती है। दोनों से वर्षा प्राप्त करती है। देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग कहीं नहीं देखना है हमें तो केवल टिक करके नंबर लेना रहता है ना। अब राइटिंग वाला चला गया हमारा, वो बोर्ड तक ही देखते हैं। राइटिंग पे मत जाइएगा, आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट ये है, राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें समझ में आना चाहिए। चलिए इतना बना लीजिए, फिर आगे बात करते हैं इसमें। एक हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है हमारी कावेरी पे। यह किन राज्यों में बहती हैं इसकी भी बात करते हैं हम। यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है और इसी पे हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। यह शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करती है। चलिए आगे लिखते हैं, इसको हम पूरा साफ कर दें, नोट कर लिए सबने। अभी यदि पूरा बोर्ड पे ना लिखना हो तो हम लोग बहुत तेजी से आगे भाग जाएं, लेकिन आगे भाग के करेंगे क्या? जब पीछे वाला कुछ याद ही नहीं होगा तो आगे जाके क्या करेंगे? पेपर आएगा, पता लगा बैठे हैं इसे देख रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहा, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। चलिए लिखते हैं, चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। यह नदी केरल, कर्नाटक कौन से 3 राज्य? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में बहती है। अगला इसमें बात करते हैं हम। यह
भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात हमारा कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात। यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है ये? कर्नाटक। कहाँ पे है? कर्नाटक का निर्माण करती है हमारी कौन सी नदी? कावेरी नदी का निर्माण करती है। एक हमने बात किया था, आपको याद होगा शायद, 255 मीटर ऊंचाई थी जिसकी। कौन सा था वो हमारा? आप हमें बताइएगा। जोग झरना। कौन सा? जोग झरना। कर्नाटक व गोवा की सीमा पे स्थित है हमारा जोग झरना। जोग झरना को हम लोग कितने नामों से जानते हैं? राजा रानी जलप्रपात, गढ़सप्पो, महात्मा गांधी और जोग झरना के नाम से जानते हैं। और एक हमने बात की थी दूध सागर जलप्रपात। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। यह कहाँ पे स्थित है? दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे स्थित है हमारा? मांडवी नदी, गोवा प्लस कर्नाटक की सीमा पे। गोवा प्लस कर्नाटक की सीमा पे हमारा कौन सा झरना स्थित है? ये नहीं कि हमने गलत बोल दिया तो आप भी गलत बोलेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से दिमाग लगाइए खुद ही, क्योंकि हम जानबूझ के भी गलत बोल देते हैं ना, क्योंकि हमको पता है। चलिए, दूध सागर हमारा गोवा में कौन सा? मांडवी नदी पे स्थित है। मांडवी नदी को एक और नाम से जानते हैं, आप लोग हमें बताइएगा। केरल की, चलिए केरल का नाम आ गया, केरल से क्वेश्चन बना लेते हैं, उसमें कौन सी बात है? वापस लेने वाला कौन सा बात है? केरल की गंगा किसे कहते हैं, या केरल की जीवन रेखा किसे कहते हैं? आप हमें बताइएगा। उसी तरह हमारा गोवा की जीवन रेखा किसे कहते हैं? कौन सी? गोवा की जीवन रेखा। चलिए बताइएगा। हो गया। चलिए, क्या बात कर रहे थे हम? केरल की जीवन रेखा बता ही देते हैं आपको। केरल की जीवन रेखा हमारी पेरियार नदी होगी। उसी तरह गोवा की हमारी कौन सी होगी? मांडवी नदी होगी। कौन सी? मांडवी नदी। दूध सागर हमने बात की थी, दूध सागर जलप्रपात इसी मांडवी नदी पे स्थित है। और हमने बात की थी जोग, गढ़सप्पो, राजा रानी, महात्मा गांधी, ये जलप्रपात हमारी कौन सी नदी पे स्थित है? श्रावस्ती नदी। कौन सी? श्रावस्ती नदी। ऊंचाई कितनी थी? 253 मीटर। चलिए, इसको साफ करें। अब बात कर लेते हैं इसकी कावेरी की सहायक नदियों में, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक या दो नदी और बची होगी, बाकी सारा कंप्लीट हो गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? हमारी कावेरी नदी। कहाँ पे करती है? कर्नाटक में। चलिए, अगली नदी हम लिखते हैं। अगली नदी कौन सी होगी हमारी? चलिए एक बार वैगई नदी की बात करते हैं। अगली कौन सी नदी? वैगई। फिर इसको धीरे धीरे खत्म करते हैं। खत्म क्या करते हैं? खत्म ही हो गया है ये पॉइंट। नदियाँ खत्म हो गई है प्रायद्वीपीय भारत की डेल्टा बनाने वाली नदियों में या पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में। इसकी उत्पत्ति वर्षनाट की पहाड़ियों से होती है हमारी वैगई नदी की उत्पत्ति। चलिए लिख देते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं इस पे, उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? वर्षनाट की पहाड़ियों से। कहाँ से होती है? वर्षनाट की पहाड़ियों से। वर्षनाट की पहाड़ियों से। अब बात ये आती है, हमने आपको बता दिया वर्षनाट, अब पता ही नहीं वर्षनाट कहाँ स्थित है। चलिए भी बता देते हैं, वर्षनाट तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप क्वेश्चन तो पूछा करिए। क्या पता आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा जो हमें ना पता हो, ये भी हो सकता है। तो उससे जब ऐसा क्वेश्चन हम करते हैं, चाहे जिससे करें, जब उसका जवाब हमें सामने वाले से मिलता है तो वो हमें याद रहता है। आप कमेंट तो करिए कोई भी क्वेश्चन, आपको उसका जवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा अगले दिन मिलेगा, क्योंकि अब अगले ही दिन मिलेगा ही कह सकते हैं। चलिए, आप पहले क्वेश्चन करिए तो उसका कमेंट करिए, आप पूछिए तो क्वेश्चन। जैसे हम आपसे पूछते हैं, आप उसका आंसर देते नहीं हैं। चलिए, आप दें या ना दें, हमारे लिए तो बेहतर ही है, क्योंकि हमें तो पता ही हमारा रिवीजन होता है क्वेश्चन से, और क्वेश्चन से ही हमारा रिवीजन होता रहता है।
चलिए उत्पत्ति, वैगई नदी की उत्पत्ति हमने बात की वर्षनाट की पहाड़ियों से। वर्षनाट की पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगली बात करते हैं इसमें। हाँ, इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद आ गया। इस वैगई नदी से ये पूछ सकता है कि वैगई नदी के तट पर कौन सा, वैगई नदी के तट पर मीनाक्षी मंदिर स्थित है। कौन से मंदिर? मीनाक्षी मंदिर वैगई नदी के तट पर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, आपको पता ही होगा, क्वेश्चन आ सकता है। मीनाक्षी मंदिर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? हमारा वैगई नदी होगा। वैगई नदी, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? हमारे तमिलनाडु में। चलिए लिख देते हैं, इस नदी के तट पर, इस नदी के तट पर प्रसिद्ध, इस नदी के तट पर प्रसिद्ध मीनाक्षी, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, चलिए ब्रैकेट में तमिलनाडु लिख देते हैं। तमिलनाडु, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु स्थित है। चलिए कंप्लीट हो गई हमारी वैगई नदी, वैगई कंप्लीट हो गई। अब अगली नदी, चलिए ये कंप्लीट हो गया। अगली बात करते हैं हम ताम्रपर्णी नदी की। कौन सी नदी की? ताम्रपर्णी नदी की। चलिए अगली बात करते हैं हम ताम्रपर्णी नदी की। ये हमारी लास्ट नदी होगी। कौन सी? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में। अब ताम्रपर्णी नदी के बाद हमारा ये नदियां वाला टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। अब आगे क्या पढ़ना है आप लोग हमें बताइएगा। चलिए अगली नदी है, पता नहीं क्यों इसमें ब्लर हो जा रहा है बार बार। ताम्रपर्णी नदी, कौन सी नदी? ताम्रपर्णी नदी, ताम्रपर्णी नदी। ठीक हुआ है या नहीं? हाँ चलिए ठीक हो गया, बीच बीच में ब्लर हो जाता है, पता नहीं किस वजह से। ताम्रपर्णी नदी, इस पे एक परियोजना स्थित है, पापनासम परियोजना। कौन सी? पापनासम परियोजना। उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ताम्रपर्णी नदी में हमारा, और तो मैं कोई नहीं लगता इंपॉर्टेंट बन सकता है। चलिए इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है आपको बता देते हैं। इसकी उत्पत्ति हमारी अगस्तमलाई केरल से हमारी ताम्रपर्णी नदी की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति अगस्तमलाई पहाड़ी केरल से, इसकी उत्पत्ति अगस्तमलाई पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल से होती है। अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं, यह भारत की यह सबसे दक्षिणतम नदी है। भारत की यह सबसे, भारत की यह सबसे दक्षिणतम नदी है। कौन सी नदी है? ताम्रपर्णी। क्वेश्चन आता है भारत की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है? ताम्रपर्णी नदी। उड़ा दीजिएगा आप लोग इसको। अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं, पापनासम परियोजना, पापनासम परियोजना, पापनासम परियोजना इसी नदी पे स्थित है, लेकिन स्थित कहाँ पे है? मतलब स्थित कहाँ पे है, स्थान कौन सा है? स्थान है इसका तमिलनाडु में। पापनासम परियोजना तमिलनाडु में, तमिलनाडु में इसी नदी पर, इसी नदी पर, इसी नदी पर स्थित है। चलिए अब आप इतना बना लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चंस, जितना अभी तक हमने पढ़ा है
या कहाँ से शुरू करेंगे हम, आप बताइएगा। शुरू करते हैं हम लोग सिंधु नदी से शुरू करते हैं। सिंधु नदी तंत्र से जितने क्वेश्चन हो पाएंगे 40 मिनट तक। अभी हमारे पास है 10 मिनट पूरा पूरा बचा हुआ है। 10 मिनट तक हम धुआंधार क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसको बना लीजिए, फिर शुरू करते हैं। सिंधु नदी से हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चलिए इसको साफ करते हैं और हेडिंग लगाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। अब क्वेश्चन भी बोर्ड में लिखना पड़ेगा क्या? चलिए क्वेश्चन बोर्ड में लिखेंगे तो फिर प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी। महत्वपूर्ण प्रश्न, चलिए सर्वप्रथम सिंधु नदी की उत्पत्ति हमारी कहाँ से हुई थी? तिब्बत में स्थित कौन सा कैलाश पर्वत में स्थित चेमायुंगडोंग ग्लेशियर के बोखरचू हिमनद से मानसरोवर झील से हमारी सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है। यह उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए भारत में दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। वह लद्दाख श्रेणी को काटकर यह लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती है। लेह हमारा कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और यह बुंजी घाट का निर्माण करती है जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है चिल्हड़ से। और उसे क्या कहते हैं? बुंजी घाट की गहराई हमने आपको 5200 मीटर बताई थी। यह पाकिस्तान में चिल्हड़ से प्रवेश करती है या भारत में चिल्हड़ से प्रस्थान करती है या भारत से निकलती चिल्हड़ से है। अटक से सिंधु नदी मैदानी भागों में आती है। अटक पाकिस्तान से मैदानी भागों में आती है। उसके बाद यह नदी कहां से? कराची, पाकिस्तान का कराची इसी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद मिठानकोट में इसकी पंचनद नदियों का जल मिलता है। चलिए ये हमारी कंप्लीट हो गई कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद सिंधु की पंचनद नदियों की बात करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं पंचनद नदियों में हम लोग सर्वप्रथम बात करेंगे झेलम नदी की। झेलम की बात करेंगे ना सर्वप्रथम। चलिए कोई भी हो, प्रथम उससे मतलब नहीं, हमने बात की है झेलम नदी की तो उससे क्वेश्चन करेंगे, ये सबको आना भी चाहिए। चलिए सर्वप्रथम बात करेंगे आज हम लोग झेलम नदी की। सर्वप्रथम बात करेंगे झेलम में झेलम का पुराना नाम, झेलम का प्राचीन नाम, सॉरी एक क्वेश्चन हमारा रहेगा सिंधु का प्राचीन नाम, उसको तो लिखना पड़ेगा भैया। सिंधु का प्राचीन नाम हिंडन, कौन सा? हिंडन, जिसे यूनानी इसे बुलाते थे, यूनानी बुलाते थे। चलिए हिंडन यूनानी बुलाते थे किसको? सिंधु को। सिंधु का पुराना नाम ये भी लिख देते हैं, सिंधु का पुराना नाम, सिंधु का पुराना नाम ये है हिंडन, जिसे यूनानी बुलाते थे। सिंधु को क्या यूनानी क्या बुलाते थे? सिंधु को हिंडन नदी बुलाते थे। चलिए अब अगली बात करते हैं हम, कौन सी? इसी और इसमें एक हमने बात की थी सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के मध्य हुआ था। भारत से इसमें किसने भाग लिया था? यह मध्यता किसने की थी? पाकिस्तान से इसमें कौन सा था? भारत में इसमें नेहरू जी ने भाग लिया था। पाकिस्तान से अयूब खान, मध्यस्थता किसने की थी? हमारी विश्व बैंक में। एक बार चलिए फिर से, भारत से इसमें नेहरू जी ने भाग लिया था और इसमें पाकिस्तान से अयूब खान व मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। यह समझौता हुआ कब था? यह समझौता हमारा 19 सितंबर 1960 को यह समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत हमारा क्या हुआ था कि रावी, व्यास, सतलज, कौन सी? रावी, व्यास, सतलज, इन तीनों नदियों का जल पाकिस्तान कितना यूज करेगा? 20% और भारत कितना करेगा? 80%। और इसके विपरीत एक समझौता और हुआ था, कौन सी? सिंधु झेलम चेनाब, कौन सी? सिंधु झेलम चेनाब, इनका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और भारत 20% यूज करेगा। ये सब हमने आपको बोर्ड पे लिखा था और हमने बात की थी। अब बात करेंगे हम लोग झेलम की। सर्वप्रथम बात करेंगे झेलम की पुराना नाम, झेलम की उत्पत्ति बाद में बात करेंगे। पहले बताइए झेलम का पुराना नाम हमारा क्या होगा? झेलम का पुराना नाम होगा हमारा रवितस्ता। और इसमें बात करेंगे झेलम की उत्पत्ति कहाँ से होती है? झेलम की उत्पत्ति हमारी शेषनाग झील से होती है। कौन सी? शेषनाग झील से उसकी उत्पत्ति होती है। यह वुलर झील में मिलकर आगे बढ़ती है। वुलर झील को ही हम लोग क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। वुलर झील को ही हम लोग गोखुर झील कहते हैं। श्रीनगर, जिसे सम्राट अशोक ने बसाया था, वह भी झेलम नदी के तट पर स्थित है। भारत व पाकिस्तान की सीमा बनाती है हमारी झेलम नदी। इसकी उत्पत्ति हमने आपको बताई क्या? शेषनाग झील। उसके बाद हम बात करेंगे कौन सी? चेनाब। चेनाब का पुराना नाम होगा हमारा अस्किनी। कौन सा?
अस्किनी या अश्विनी हमारा चेनाब का पुराना नाम होगा। उसके बाद बात करेंगे चेनाब की उत्पत्ति हमारी कहाँ से होती है। चेनाब की उत्पत्ति हमारा बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, कौन सा दर्रा, बारालाचा दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश से हमारी चेनाब नदी की उत्पत्ति होती है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है हमारी, कौन सी, चेनाब नदी। और चेनाब में हमने क्या क्या बात की थी, कौन सी, चेनाब नदी में हमने क्या बात की थी, चेनाब दो नदियों के उससे मिली हुई है, मतलब दो धाराओं से बनकर मिली हुई है, जिसे क्या कहते हैं, चंद्र प्लस भागा, कौन सी, चंद्र प्लस भागा नदी को। और इसी चेनाब को हम लोग हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, चंद्रभागा नदी, कौन सी नदी, चंद्रभागा नदी। चंद्र प्लस भागा नदियों के संगम से या मिलन से हमारी चेनाब नदी की उत्पत्ति होती है। चेनाब नदी को ही हम लोग कौन सा, हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, चंद्रभागा नदी को। और इसमें हमने आपको बताया बारालाचा दर्रा, कौन सा, धौलाधर पर्वत भी इसमें बताया था ना आपको, धौलाधर पर्वत काट कर बारालाचा दर्रे से हमारी चेनाब नदी की उत्पत्ति होती है। चलिए ये बात हो गई हमारी चेनाब की। चलिए अगली बात करते हैं हम इसमें, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक हमने आपको बता दी कौन सी है, हमारी यही चेनाब नदी है। और अगली बात करेंगे हम कौन सी, रावी नदी की। अगली बात करेंगे हम रावी नदी की। रावी की उत्पत्ति हमारी कहाँ से होती है, रावी की उत्पत्ति रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। रावी का पुराना नाम पुरुषड़ी, रावी का पुराना नाम पुरुषड़ी। इसकी उत्पत्ति हमारी कहाँ से होती है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, वही धौलाधर पर्वत आएगा। इसमें हमने एक दो पॉइंट और बात किए थे जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। लेह से मनाली जाने का रास्ता, लेह से मनाली जाने का रास्ता प्लस अटल सुरंग, ये दो चीजें बात हमने की थी रावी नदी पे, याद करिएगा। अटल सुरंग प्लस लेह से मनाली जाने का रास्ता कौन से, रोहतांग दर्रे से होता है, कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रे से होता है। और अगली बात इसमें हमने क्या की थी, यहाँ कौन सा, हिमाचल प्रदेश। और यह कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम, रावी नदी की बात कर रहे हैं, कौन सी, रावी नदी की बात कर रहे हैं। रावी नदी पे ही एक हमारा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1930 में, याद करिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में, सॉरी 1929 में अधिवेशन हुआ था। उसमें यह तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, या भारत का झंडा लहराया गया था हमारा 1930 में। चलिए स्वतंत्रता नहीं, शायद सॉरी, इसमें पूर्ण स्वराज मनाएंगे हम लोग 26 जनवरी 1930 को, पूर्ण स्वराज हम लोग मनाएंगे। रावी नदी पे तट पे हमारा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। चलिए अगली बात हम लोग इसमें करते हैं, रावी नदी के तट पर ही हमारा क्या स्थित है, रावी नदी के तट पर ही हमारा लाहौर स्थित है, पाकिस्तान का लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। और यह रावी नदी पाकिस्तान के सराय सिंधु, याद करिएगा, पाकिस्तान के सराय सिंधु में यह किसमें मिल जाती है, हमारी सिंधु नदी में मिल जाती है हमारी रावी नदी। अगली बात की थी हमने कौन सी, व्यास, कौन सी नदी, व्यास का पुराना नाम क्या होगा हमारा, विपाशा, व्यास का पुराना नाम विपाशा। इसकी उत्पत्ति हमारी कहाँ से होती है, व्यास की उत्पत्ति हमारी व्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से होती है, व्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से हमारी व्यास की उत्पत्ति होती है, व्यास की उत्पत्ति। और इसमें हमने बात की थी कुल्लू घाटी। चलिए कुल्लू घाटी से एक हमको याद आ गया क्वेश्चन, यहीं पे कुल्लू घाटी से एक क्वेश्चन याद आया है कि कश्मीर घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है, कश्मीर घाटी का निर्माण कौन से पर्वत को काटकर कौन सी नदी करती है। चलिए आप बताइएगा, मैं यहीं पे थोड़ा स्टॉप लेते हैं, लगातार बोलते हुए दर्द होने लगता है मुंह में। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा है ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर बोर्ड में क्वेश्चन लिखेंगे इसी तरह। कौन सा, कुल्लू घाटी का निर्माण, कुल्लू घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है, कुल्लू घाटी का निर्माण हमारी कौन सी नदी करती है, व्यास, कौन सी नदी, व्यास। अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली। चलिए कश्मीर घाटी आपको पता ही होगा, हमने बताया था झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है पीर पंजाल पर्वत को काट कर। और व्यास नदी अनंत पंजाब में सतलज में मिल जाती है, यह भी हमने आपको पॉइंट बताया था, कहाँ पे, अनंत पंजाब में सतलज नदी से मिल जाती है। और इसी पे व्यास नदी पर हमारा एक योंग बांध स्थित है, कौन सा बांध है, योंग बांध। इसी बांध के पीछे स्थित जलाशय को क्या कहा जाता है, महाराणा प्रताप सागर झील। कौन सी, महाराणा प्रताप सागर झील, योंग बांध के स्थित पीछे जलाशय, योंग बांध हमने क्या बताया, योंग बांध के पीछे स्थित जलाशय को हम लोग क्या कहते हैं, महाराणा प्रताप सागर झील।
महाराणा प्रताप सागर झील यह कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। चलिए, एक हमने आपको ये भी बताया था कि हमारी व्यास नदी नैना देवी के समीप एक गार्ज का निर्माण करती है। चलिए रिवाइज करते रहिए, इसी में हमारा भला होगा। और एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्यास नदी पे हमारा था, कौन सा? कि व्यास और सतलज नदी के मिलन पर एक बैराज स्थित है। कौन सा बैराज है? हरके बैराज। कौन सा बैराज है? हरके बैराज, जिससे एक नहर निकलती है। कौन सी नहर? नहर का नाम है हमारा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर कहाँ बहती है? हमारे राजस्थान में। याद रखिएगा, व्यास प्लस सतलज नदी के मिलन स्थल पर हमारा हरके बैराज बना हुआ है। हरके बैराज से ही हमारी कौन सी? इंदिरा गांधी नहर की उत्पत्ति होती है, या इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो राजस्थान में बहती है। भारत कौन से? राजस्थान में बहती है। इसी से क्वेश्चन और जैसे आ सकता है, भारत की सबसे बड़ी नहर होगी हमारी इंदिरा गांधी नहर। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्यास नदी से भी बनता है कि भारत सिंधु की पंचरत्न नदियों में कौन सी नदी का जल केवल भारत में ही बहता है, या जिसकी उत्पत्ति भारत में होती है वह भारत में ही या विलीन हो जाती है या समाप्त हो जाती है? ये भी हमारी व्यास नदी होगी। अब बात करते हैं सतलज की। कौन सी? सतलज की। सतलज नदी में बात करते हैं हम, इसकी पुराना नाम सतुसड़ी। सतलज का पुराना नाम होगा हमारा सतुसड़ी। उसके बाद हमने इसमें बात की थी सतलज में कहाँ से निकलती है, या राक्षसताल या राकसताल से हमारी कौन सी नदी की उत्पत्ति होती है? सतलज नदी की। चलिए, ये सब बात कर ली। अब भारत में प्रवेश कहाँ से करती है सतलज नदी? ये भी हमने आपको बताया था, सिपकिला दर्रे से सतलज नदी प्रवेश करती है। चलिए, आज की क्लास को यहीं रखते हैं। ठीक है, बात कर ली हमने नदियों के बारे में। अब अगला टॉपिक आप हमें बताइएगा, आपको क्या पढ़ना है? बोर्ड पे हम लिख देते हैं। अगला टॉपिक आप बताएंगे तो ठीक है, नहीं हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे। चलिए, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे झील। अगला टॉपिक होगा हमारा झील। कल पढ़ेंगे इसको। आप लोग नदियां रिवाइज करते रहिए, इसी तरह क्वेश्चन होते रहेंगे किसी दिन बीच में क्या डेली इसी तरह हम क्वेश्चन करते रहेंगे और फिर इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक को सभी के लिए जय हिंद।